स्टूडेंट, आज हम ईवीएस के चैप्टर 3 भोजन एवं पोषण का भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम यह चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। लास्ट में आपको अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं भोजन एवं पोषण का भाग 3। इसमें हम आपको स्वास्थ्य एवं रोग के विषय में पढ़ाएंगे। देखिए, स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक एवं सामाजिक खुशहाली की स्थिति को बताता है। स्वास्थ्य जो होता है केवल रोग जनित ही स्वास्थ्य नहीं होता है, मतलब रोगी व्यक्ति स्वास्थ्य में की श्रेणी में नहीं आता है। वह क्या करते हैं, मानसिक, सामाजिक और शरीर की दुर्बलता, रोग, ये सब क्या कहते हैं, हमारे स्वास्थ्य में आते हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। रोग प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। रोग क्या होते हैं, प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जन्मजात, दूसरा होता है उपार्जित। पहला होता है जन्मजात, दूसरा उपार्जित। नंबर 1, जन्मजात। वे बीमारियां जो जन्म से ही शरीर के अंदर होती हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता आदि, जो यानी जन्म से ही हमारे शरीर को लेकर पैदा होता है, या हम जन्म से ही जिन बीमारियों को लेकर पैदा होते हैं, वह क्या होती हैं, जन्मजात। नेक्स्ट है दूसरी, उपार्जित। वे बीमारियां जो वातावरण से हमें मिलती हैं, जैसे पेचिस, काली खांसी, छोटी माता आदि। ये उपार्जित बीमारियां जो होती हैं, यह हमें क्या करती है, वातावरण से या एक दूसरे के संपर्क में आने से ये मिलती हैं। अब देखिए, उपार्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संक्रामक, नंबर 2, असंक्रामक। देखिए, संक्रामक रोग कौन से होते हैं, यह सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुदाय में फैलकर रोग उत्पन्न करते हैं। संक्रामक जो होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो समुदाय में फैल जाते हैं और रोग को उत्पन्न कर देते हैं। और असंक्रामक कौन से होते हैं, इसके संक्रमण सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, मतलब इसका जो संक्रमण फैलता है वो सूक्ष्म जीवों से नहीं फैलता है, फिर भी समुदाय में फैल सकते हैं। जीव नहीं होते लेकिन फिर भी समुदाय में फैलते हैं। यह आंतरिक व असंक्रामक, जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप, व्यायाम न करना आदि होते हैं। व्यायाम न करना आदि से फैलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, दाद, खाज, एथलीट फुट व अस्थमा, कवक व फफूंद से जनित रोग हैं। कौन कौन से, दाद, खाज, एथलीट फुट व अस्थमा, कवक यानी फफूंद से जनित रोग हैं। नेक्स्ट देखिए, जुखाम में स्वाद ग्रंथियां निष्क्रिय बनी रहती हैं। नेक्स्ट, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने दिया था। ये नाम याद रखिएगा, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने दिया था। नेक्स्ट, श्वेत फुफ्फुस रोग कागज उद्योग के कर्मचारियों को होता है। किसके, श्वेत फुफ्फुस रोग किनको होता है, कागज उद्योग के कर्मचारियों को। ब्लैक लंग रोग किसे होता है, कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये ऑप्शन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मिनीमाता रोग, पारद यानी पारा, पानी के प्रदूषण से फैलता है। मिनीमाता पारा यानी पानी के प्रदूषण से फैलता है। इटाई कैडमिन की वजह से फैलता है। जापान में सबसे सर्वप्रथम कहाँ पता चला था इसका, जापान में। गरासमस रोग क्या होता है, 5 साल तक के बच्चे को होता है। गरासमस रोग क्या होता है, 5 साल तक के बच्चों को होता है। लक्षण क्या होता है, हाथ पैर पतले होते हैं, पेट फूला होता है, पेट फूला, बच्चा उम्र से छोटा दिखता है। कैसा दिखता है, बच्चा उम्र से छोटा दिखता है। ये क्या होता है, गरासमस रोग। अब देखिए, क्वेवशियोर रोग क्या होता है, क्वेवशियोर रोग। ये 2 रोग जो है वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। इनमें पैरों में दर्द होता है और ये 7 वर्ष तक होता है। जैसे 7 वर्ष में ही ये पाया जाता है। 7 वर्ष तक इनमें पैरों में अत्यधिक दर्द होता है। अब नेक्स्ट देखिए, स्वच्छ पटल मृदुल कैरोटो मलेशिया, विटामिन ए की कमी से होता है। क्या होता है, स्वच्छ पटल मृदुल कैरोटो मलेशिया, विटामिन ए की कमी से होता है। ये जितने भी पॉइंट है सब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप 2-3 बार पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको ये याद हो जाएंगे। मलेरिया मादा एनाफ्लीज से एक दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। नेक्स्ट देखिए, पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया किसको प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। किसको, यकृत को प्रभावित करता है। यकृत के बारे में हम पीछे पढ़ा चुके हैं। यकृत जो है हमारी आंतरिक की सबसे बड़ा अंग है। देखिए, अब देखें, रेबीज विषाणु जनित रोग है। रेबीज कैसा है, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट ये रह गए, HIV विषाणु रोग है। HIV कैसा रोग है, विषाणु रोग है। एड्स की पहचान 1981 में हुई। जीडोबुडेन AZT, क्या दवाई दी इन्होंने, जीडोबुडेन AZT इसकी दवा है। इसकी पहचान 1981 में हुई।
रेबीज विषाणु जनित रोग है। थैलासेमिया खून को प्रभावित करती है। थैलासेमिया क्या करती है? खून को प्रभावित करती है। जीका वायरस दिमाग को प्रभावित करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जीका वायरस दिमाग को प्रभावित करता है, मच्छर द्वारा संचारित होता है। एडीज मच्छर किसके द्वारा? एडीज मच्छर के द्वारा यह संचारित होता है। दिल का दौरा हृदय रक्त आपूर्ति की कमी से होता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति से दिल का दौरा पड़ता है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। कालाजार किससे संचारित होता है? सिकता मक्खी से। किससे संचारित होता है? सिकता मक्खी से कालाजार संचारित होता है। BOD 5 क्या है? BOD 5 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये 5 डेज का कार्यक्रम होता है। ये क्या होता है? पानी के प्रदूषण, मतलब प्रदूषण को मापा जाता है इसमें। अब देखिए, मिड डे मील 2004 में पूरे भारत में सरकारी स्कूलों में लागू कर दी गई थी। अब देखिए, हम रोगों के विषय में डिटेल से पढ़ते हैं। संक्रामक रोग, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित। अब देखिए, जीवाणु जनित रोग कौन कौन से? प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, तपेदिक, टिटनेस, आंत्रज्वर, हैजा, कोढ़ और डिप्थीरिया। कौन कौन से हैं? प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, तपेदिक, टिटनेस, आंत्रज्वर, हैजा, कोढ़ और डिप्थीरिया। अब देखिए, हैजा कैसे फैलता है? हैजा दूषित जल व दूषित खाना खाने से और मक्खियों से फैलता है। किससे फैलता है? दूषित जल व दूषित खाना खाने से और मक्खियों से फैलता है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग चूहों से फैलता है। चूहों को काली मौत भी कहा जाता है। चूहों को से फैलता है। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली मौत। टीकाकरण क्या है? इसका टीकाकरण देखिए, DPT का टीका डिप्थीरिया व काली खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। टिटनेस के लिए। और BCG का टीका टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है। BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है? टीबी की रोकथाम के लिए। विषाणु जनित रोग देखिए, पीलिया, चेचक, डेंगू, खसरा, छोटी माता, एड्स, फ्लू एंड चिकनगुनिया विषाणु जनित रोग हैं। पीलिया कैसे होता है? दूषित जल से। पोलियो दूषित जल व भोजन दोनों से, दोनों चीजें दूषित लेने से पोलियो होता है। रेबीज क्या होता है? कुत्ते व बंदर के काटने से। डेंगू व चिकनगुनिया एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। अब देखिए, टीकाकरण। भारत में पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। 0 से 5 वर्ष के बालकों को नियमित पोलियो टीकाकरण का कार्यक्रम चलाती है सरकार। क्या करती है? 0 से 5 वर्ष के बालकों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य करती है। प्रोटोजोआ जनित, अब देखिए नेक्स्ट, प्रोटोजोआ जनित पेचिस, मलेरिया, पायरिया। प्रोटोजोआ जनित पेचिस कैसे फैलता है? मक्खियों व दूषित जल से। मलेरिया कपकपी, बुखार, सिरदर्द व पसीने की समस्या होती है। मलेरिया का लक्षण क्या है? ये मच्छर से फैलता है और इसका लक्षण क्या है? कपकपी, बुखार, सिरदर्द व पसीने की समस्या होती है। उपचार क्या है मलेरिया का? कुनैन व सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। मलेरिया के उपचार में क्या होती है? कुनैन व सिनकोना की छाल से दवाई बनाई जाती है। अब देखिए, अभावजन्य रोग। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री जीव जंतु से प्राप्त होता है। नमक इसका साधन है। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? हमें समुद्री जीव जंतु से प्राप्त होता है। नमक इसका साधन है। लौह की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन एनीमिया। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पत्तेदार सब्जियों, पालक, आंवला, केला आदि से। कैल्शियम, हड्डियां कमजोर व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये हमें किससे मिलता है? इसका साधन क्या है? दूध, अंडा, सेब, पत्तेदार सब्जियां। फास्फोरस, दांत व हड्डियों का रोग। इसमें क्या होता है? दूध, केला, हरी मिर्च। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, केला और हरी मिर्च से। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण 2 प्रकार का होता है। अपशिष्ट पदार्थ यानी जो हम यूज कर लेते हैं और जिनको हम फेंक देते हैं, उनका पुनः चक्रण कैसे होता है? 2 प्रकार का होता है। देखिए, पहला है जैव निम्नीकरण कचरा, दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय कचरा। तो पहला जैव निम्नीकरणीय कचरा देख लीजिए, जो कीटाणु द्वारा नष्ट हो जाता है, मतलब जो खुद ब खुद कीटाणुओं के द्वारा नष्ट हो जाता है, जैसे फल सब्जी के छिलके, कागज, पत्तियां। आज हम इनका प्रयोग क्या करते हैं? खाद बनाने में। ये क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण कचरा होता है, जिनको हम कीटाणुओं द्वारा गल जाता है
और मिट्टी में नष्ट हो जाता है, तो वह क्या होता है, हम खाद बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, जैव अनिम्नीकरणीय कचरा जो कीटाणु द्वारा नष्ट नहीं होता, जैसे कांच के टुकड़े, पॉलिथीन, प्लास्टिक, कीले इत्यादि, यह जैव अनिम्नीकरणीय कचरा होता है। अब देखिए इनका फॉर्मूला क्या है, 3R का। 3R का फॉर्मूला है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग पर बल देना। 3R फॉर्मूला क्या होता है, कम उपयोग, पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग पर बल देना। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो गया है 3 पार्टों में। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? ऑप्शन है नंबर 1 दूध, आम, गाजर। ऑप्शन 2 अंडा, मटर, मछली। ऑप्शन 3 सोयाबीन, चना, मक्का। ऑप्शन 4 सेब, दही, मांस, सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है हमारा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, यह उसका अच्छा स्रोत होता है, किंतु सब में दोनों में प्रोटीन दे रखा है, लेकिन चना मक्का में प्रचुरता नहीं होती है। सेब, दही, मांस और सोयाबीन में प्रचुरता होती है, तो हमारा 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी में नहीं देखते हैं, इस चक्कर में हमारा क्वेश्चन आंसर गलत हो जाता है। देखिए फल सुमेलित करना है हमें, फल काजू, फल क्या है, काजू। सब्जी क्या है, बैगन। अनाज क्या है, सोया। और मटर क्या है, सोठ। तो अब आप इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन गलत है। फल काजू है, सही है। सब्जी बैगन है, सही है। मसाला सोठ है, सही है। यहाँ हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अनाज सोया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे व जल की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन 1 है हमारा आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ऑप्शन 2 यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन 3 बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। ऑप्शन 4 भोजन पचाने में मदद करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन देख के सही मत करिएगा, ज्यादातर क्या होता है हम सबसे बड़ा ऑप्शन देख के सही कर देते हैं, जो हमारा गलत हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट देखिए, लौह आवश्यक है किसके लिए? नंबर 1 हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। नंबर 2 सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। नंबर 3 शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। नंबर 4 उपरोक्त सभी। अभी हमने पीछे पढ़ाया लौह हमें क्या कमी होती है, लौह की कमी से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो लौह किस लिए आवश्यक है? हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोग हैं, रोग के कारक हैं, अभी हमने पीछे पढ़ाए हैं इसी पार्ट में। अब देखिए टिटनेस प्रोटोजोआ जनित। नंबर 2 चेचक विषाणु जनित। नंबर 3 मलेरिया जीवाणु जनित। अब ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इसमें मैच कर लेते हैं। टिटनेस हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ाया था, टिटनेस हमारा है जीवाणु जनित। कैसा रोग है? जीवाणु जनित। चेचक क्या है हमारा? विषाणु जनित। और मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ जनित। तो हमारा फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, सेकंड का सेकंड ऑप्शन और थर्ड का सी का ए ऑप्शन ठीक होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए यह क्वेश्चन ये 2011 में पूछा गया है सीटेट में। देखिए मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से किन बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? मतलब उन्हें कोई ना कोई चीज वो पसंद करती हैं जिसकी कमी से उन्हें कोई ना कोई बीमारी होगी। अब आप देखिए, पहला है मोटापा और स्कर्वी, दूसरा है स्कर्वी और एनीमिया, तीसरा है एनीमिया और रतौंधी, चौथा है मोटापा और एनीमिया। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आपने ये चैप्टर अच्छे से लर्न किया होगा, देखा होगा, तो आपको अपने आंसर की पहचान हो जाएगी। देखिए क्या कहते हैं, कटलेट्स, डबल रोटी, समोसे खाने से तो क्या है, मोटापा बढ़ता है। और कैसे ऐसे तत्व की कमी है, लोहा तत्व की कमी है, वो ऐसे भोजन खाती है तो उसे एनीमिया की कमी हो जाएगी। तो क्या है इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक आंसर होगा। अब देखिए 7 निम्न में से कौन सा एंजाइम्स प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? टाइलिन नंबर 1, नंबर 2 लाइसोजाइम, नंबर 3 पेप्सिन, नंबर 4 लाइपेज। तो हमारा पेप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन 1 यकृत, ऑप्शन 2 त्वचा, ऑप्शन 3 अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन 4 थायराइड ग्रंथि। तो हमारा सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। लीवर हमारा जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।